नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ रहे हैं राग दरबारी उपन्यास। राग दरबारी उपन्यास का यह 12वां अध्याय है। इसके पहले के 11 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, तो जिसने ना देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकता है। आज 12वां अध्याय शुरू करेंगे। गांव में एक आदमी रहता था। ये पूरा उपन्यास जो है शिवपालगंज नामक जो गांव है उसी के हेर पे इसकी पूरी कथा घूमती रहती है, जिसका नाम था गयादीन। वह जोड़ बाकी गुड़ा भाग में बड़ा काबिल माना जाता था, क्योंकि उसका पेशा था सूदखोरी। उसकी एक दुकान थी जिस पर कपड़ा बिकता था और रुपए का लेन देन होता था। उसके एक जवान लड़की थी जिसका नाम था बेला। तो गयादीन की बेटी का नाम क्या था? बेला। और एक बहन थी जो बेवा थी, मतलब उसके पति का निधन हो गया था। और एक बीवी थी जो मर चुकी थी। बेला स्वस्थ, सुंदर, गृह कार्य में कुशल और रामायण माया मनोहर कहानियाँ पढ़ लेने भरपूर पढ़ी लिखी थी। मतलब जो बेला थी उसकी लड़की वह है, मतलब इतनी पढ़ी लिखी थी कि जो है कहानियाँ और जो है पढ़ लेती थी, और ज़्यादा कुछ नहीं उसको आता था। उसके लिए एक सुंदर और सुयोग्य वर की तलाश थी। गया दिन उसके लिए एक लड़का जो है सुंदर और सुशील जो है सुयोग्य वर क्या कर रहा था? तलाश रहा था। बेला तबीयत और जिस्म दोनों से प्रेम करने लायक थी, और रुप्पन बाबू उसको प्रेम करते थे, पर वह यह बात नहीं जानती थी। रुप्पन बाबू रोज रात को सोने के पहले उसके शरीर का ध्यान करते थे, और ध्यान को शुद्ध रखने के लिए उस समय भी सिर्फ शरीर को देखते थे, उस पर कपड़े नहीं। बेला की बुआ गयादीन के घर का काम देखती थी, और बेला को दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देती थी। बेला बड़ों की आज्ञा मानती थी और दरवाजे से बाहर नहीं निकलती थी। उसे बाहर जाना होता तो छत के रास्ते मिली हुई छतों को पार करती हुई किसी पड़ोस के मकान में तक पहुंच जाती थी। रुप्पन बाबू बेला के लिए काफ़ी विकल रहते थे, और उसे सप्ताह में 3-4 पत्र लिखकर उन्हें फाड़ दिया करते थे। मतलब उनके पत्र देने की जो है हिम्मत नहीं हो पाती थी, तो लिखते थे और जो है फाड़ देते थे। इन बातों का कोई तात्कालिक महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि गयादीन सूद पर रुपया चलाते थे और कपड़े की दुकान करते थे। मतलब जो गयादीन है वो ब्याज पर रुपया देते थे, और साथ में उनकी एक कपड़े की दुकान थी जिसको वो चलाया करते थे। कोऑपरेटिव यूनियन भी सूद पर रुपया चलाती थी और कपड़े की दुकान करती थी। दोनों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहते थे। एक यूनियन थी कोऑपरेटिव, वो भी यही काम करती थी जो कि गयादीन करते हैं। वैद्य जी से उनके अच्छे संबंध थे। वे कॉलेज की प्रबंध समिति के उप सभापति थे। उनके पास पैसा था, इज्जत थी। उन पर वैद्य जी, पुलिस, रुप्पन, स्थानीय एमएलए और जिला बोर्ड के टैक्स कलेक्टर की कृपा थी। मतलब वो सभी से बना करके चलते थे। इस सब के बावजूद वे निराशावादी थे। वे बहुत संभल कर चलते थे। अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सावधान थे। वे उड़द की दाल तक से परहेज करते थे। एक बार वे शहर गए हुए थे। वहाँ उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें खाने में उड़द की दाल दी। गयादीन ने धीरे से थाली दूर खिसका दी और आचमन करके भूखे ही उठाए। बाद में उन्होंने दूसरी दाल के साथ खाना परोसा गया। इस बार उन्होंने आचमन करके खाना खा लिया। शाम को रिश्तेदार ने उन्हें मजबूर किया कि वे बताएं उड़द की दाल से उन्हें क्यों ऐतराज़ है। मतलब जब उन्होंने एक बार उड़द की दाल खाने से मना कर दिया, तो रिश्तेदार ने शाम को उनसे पूछ लिया कि आप ये बताएं कि आपको उड़द की दाल से क्या दिक्कत है, क्यों इसका परहेज करते हैं। कुछ देर धीरे उधर इधर उन्होंने धीरे से बताया कि उड़द की दाल खाने से पेट में वायु बनती है और गुस्सा आने लगता है। तो गयादीन ने उड़द की दाल न खाने का क्या कारण बताया कि उड़द की दाल खा लेने से पेट में वायु माने गैस बनती है और गुस्सा आने लगता है। तो ये कारण उन्होंने उड़द की दाल ना खाने के बताए। उनके मेजबान ने पूछा, अगर गुस्सा ही आ ही गया तो क्या हो जाएगा? गुस्सा कोई सिर है या बीता चीता? उससे इतना घबराने की क्या बात है? मेजबान एक दफ्तर में काम करता था। गयादीन ने समझाया कि उसका कहना ठीक है, पर गुस्सा सबको नहीं छजता। गुस्सा करना तो सिर्फ हाकिमों को छजता है। मतलब गुस्सा करना सभी को शोभा नहीं देता। गुस्सा करना सिर्फ हाकिमों को शोभा देता है, जो मालिक हैं। हुकूमत भले ही बैठ जाए, पर वह तो हाकिम ही रहेगा। पर हम व्यापारी आदमी हैं। हमें गुस्सा आने लगा तो कोई भूल कर हमारी दुकान पर ना आएगा, और पता नहीं कब कैसा झंझट खड़ा हो जाए। मतलब उन्होंने कहा कि जो नौकर साहब बड़े अधिकारी होते हैं उनको गुस्सा आना लाजमी है। उन्हें गुस्सा आ जाए तो भी लोग उनके पास काम करवाने के लिए जाएंगे। हम भैया ठहरे व्यापारी, यदि हमें गुस्सा आ गया तो फिर हमारी दुकान पर जो है कोई देखने भी नहीं आएगा। इसलिए गुस्सा हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। गया दिन के यहाँ चोरी हो गई थी, और चोरी में कुछ जेवर और कपड़े भर गए थे।
और पुलिस को यह मानने में ज़्यादा आसानी थी कि उस रात चोरों का पीछा करने वालों में से ही किसी ने चोरी कर डाली है। चोर जब छत से आंगन में कूदा था तो गयादीन की बेटी और बहन ने उसे नहीं देखा था, और तब देखती तो उसका चेहरा दिख जाता। पर जब चोर लाठी के सहारे दीवार पर चढ़कर छत पर जाने लगा तो उसे दोनों ने देख लिया था। तब उन्होंने उसकी पीठ भर देखी थी और पुलिस को उनकी इस हरकत से बड़ी नाराज़गी थी। पुलिस ने पिछले 3 दिनों में कई चोर इन दोनों के सामने लाकर पेश किए और चेहरे के साथ साथ उनकी पीठ भी दिखाई थी, पर उनमें कोई भी ऐसा नहीं निकला था कि बेला या उसकी बुआ उसके गले व पीठ की ओर से जयमाला डालकर कहती कि दरोगा जी, यही उस रात का चोर है। पुलिस को उनकी इस हरकत से बड़ी नाराज़गी थी और दरोगा जी ने भुनभुनाना शुरू कर दिया, मतलब गुस्सा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने उसकी पीठ भर देखी थी। अब पुलिस जो है बहुत सारे चोरों को पकड़ कर लाती, उनका चेहरा दिखाती, वो पीठ दिखाती, लेकिन उनमें से कोई नहीं निकला। तो पुलिस जो दरोगा जी उनको गुस्सा आने लगा। गया दिन की लड़की और बहन जानबूझकर चोर को पकड़वाने से इनकार कर रही हैं, या पता नहीं क्या मामला है। गया दिन का कुछ गया दिन का निराशावाद कुछ और ज़्यादा हो गया था, क्योंकि गांव में इतने मकान थे, चोर को अपनी ओर खींचने वाली उन्हीं का एक मकान रह गया था। और नीचे उतरते वक्त चोर के चेहरे पर बेला और उसकी बहन की निगाह बखूबी पड़ सकती थी, पर उन्हें निगाहों ने देखने के लिए सिर्फ चोर की पीठ को ही क्यों चुना था। दरोगा जी सबसे हंसकर बोलते थे, पर टेढ़ी बात करने के लिए अब उन्हें गयादीन ही मिल रहे थे। बस गांव में कुछ मास्टर भी रहते थे, जिनमें एक थे खन्ना मास्टर, जो कि बेवकूफ़ थे। दूसरे मालवीय थे, वह भी बेवकूफ़ थे। तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें मास्टर का नाम गयादीन नहीं जानते थे, पर वे भी मास्टर भी बेवकूफ़ थे। और गयादीन की निराशा इस समय कुछ और गाढ़ी हुई जा रही थी, मतलब वो सभी मास्टरों को बेवकूफ़ समझते थे, क्योंकि 7 मास्टर एक साथ उनके मकान की ओर आ रहे थे। निश्चय ही वे चोरी के बारे में सहानुभूति दिखाकर एकदम से कॉलेज के बारे में बेवकूफ़ी की बातें करना शुरू कर देते। वही हुआ। मास्टर लोग आधे घंटे तक गयादीन को समझाते रहे कि वे कॉलेज की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष हैं, और चूंकि अध्यक्ष बम्बई में कई साल से रहते आ रहे हैं और वहीं रहते रहेंगे, इसलिए मैनेजर के और प्रिंसिपल के अनाचार के खिलाफ उपाध्यक्ष को कुछ करना चाहिए। गयादीन ने बहुत ठंडे ढंग से सर्वोदयी सभ्यता के साथ समझाया कि उपाध्यक्ष तो सिर्फ कहने की बात है, वास्तव में यह कोई ओहदा जैसा ओहदा नहीं है। उनके पास कोई ताकत नहीं है, और मास्टर साहब, यह खेल तुम ही लोग खेलो, हमें बीच में ना घसीटो। मतलब जो मास्टर आए थे कि आपको जो है कॉलेज में हो रही गलतियों पर जो है आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो गयादीन ने, क्योंकि आप उपाध्यक्ष हो, तो गयादीन ने कहा कि उपाध्यक्ष तो केवल नाम का हूँ मैं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, और हटाने या ये कार्रवाई करने का खेल आप लोग ही खेलो, मुझे इसमें शामिल ना करो। तब नागरिक शास्त्र के मास्टरों ने गंभीरता से बताने लगे कि उपाध्यक्ष की ताकत कितनी बड़ी है, इस विश्वास से कि गयादीन इस बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने उपाध्यक्ष की हैसियत को भारत के संविधान के अनुसार बताना शुरू कर दिया, पर गयादीन जूते की नोक से ज़मीन पर एक गोल दायरा बनाते हुए, जिसका अर्थ यह ना था कि ज्योमेट्री की जानकार नहीं है, बल्कि इससे साफ जाहिर होता था कि वे किसी फंदे के बारे में सोच रहे हैं। अचानक उन्होंने मास्टर को टोक कर पूछा, तो इसी बात पर बताओ मास्टर साहब कि भारत के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो यह प्रश्न किसने पूछा? गयादीन ने, कि बताओ मास्टर साहब कि इस समय भारत के उपाध्यक्ष कौन हैं। यह सवाल सुनते ही मास्टरों में भगदड़ मच गई। कोई इधर को देखने लगा, कोई उधर, पर भारत का उपाध्यक्ष का नाम किसी भी दिशा में नहीं लिखा। अंत में नागरिक शास्त्र के मास्टर ने कहा, पहले तो राधा कृष्णन जी थे, अब इधर उनका तबादला हो गया है। गयादीन धीरे से बोले, अब समझ लो मास्टर साहब उपाध्यक्ष की क्या हैसियत होती है। मगर मास्टर न माने। उनमें से एक ने जिद पकड़ ली कि कम से कम कॉलेज की प्रबंध समिति की एक बैठक तो गयादीन बुलवा ही लें। गयादीन गांव के महाजन जरूर थे, पर वे वैसे महाजन ना थे जिनके किसी और निकलने पर पंथ बन जाता। वे उस जत्थे के महाजन थे जो अनजानी राह पर पहले किराए के जन भेजते हैं, और जब देख लेते हैं कि उस पर पगडंडी बन गई है और उसके धंसने का खतरा नहीं है, तब वे महाजन की तरह छड़ी टिक टिक कर धीरे धीरे निकल जाते हैं। इसलिए मास्टरों की जिद का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, बैठक बुलाने के लिए रामादीन को लगा दो मास्टर साहब, वे ऐसे कामों के लिए अच्छे रहेंगे। उन्हें तो लगा दिया है, तो बस लगाए रहो, खिसकने ना दो, कहकर गयादीन आराम से बैठे हुए एक लोगों की ओर देखने लगे।
ये दूसरे लोग नज़दीक के गांव के थे, जो पुराने प्रोनेट बढ़वाने, नए प्रोनेट लिखवाने और किसी भी हालत में प्रोनेट से छुटकारा ना पाने के लिए आए हुए थे। खन्ना मास्टर ने फैसला कर लिया था कि आज गया दिन से इस बात मसले की बात पूरी कर ली जाए। इसलिए उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की। बोले, मालवीय जी, आप अब आप ही गया दिन को समझाइए, यह प्रिंसिपल तो हमें पीट डाल रहा है। मतलब वो प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज़ उठवाने के लिए गया दिन को सभी मास्टर जो है बहुत प्रेशर कर रहे थे कि जो है इनको कैसे भी करके कन्विंस कर लो कि जो है एक उनके खिलाफ हो जाए, कम से कम जो है समिति की बैठक तो बुला ही लें। गयादीन ने लंबी सांस खींची, सोचा शायद भाग्य में यही लिखा है, ये निकम्मे मास्टर यहाँ से नहीं जाएंगे। वे देह हिलाकर चारपाई पर दूसरे आसन पर बैठ गए। आदमियों से बोले, तो जाओ भैया, तुम ही लोग जाओ, कल सवेरे जरा जल्दी आना। गयादीन दूसरी सांस खींचकर खन्ना मास्टर की ओर मुँह करके बैठ गए। खन्ना मास्टर बोले, आप इजाज़त दें तो बात शुरू ही से ही कहूँ। गयादीन बोले, क्या कहोगे मास्टर साहब? गयादीन ऊपर बोले, प्राइवेट स्कूल की मास्टरी वह तो पिसाई का काम है ही, भागोगे कहाँ तक? तो गयादीन का कथन है महत्वपूर्ण है कि प्राइवेट स्कूल की मास्टरी वह तो पिसाई का काम है ही, इससे कहाँ तक भागोगे? सैलरी कम, काम ज़्यादा, यह तो प्राइवेट स्कूल का दस्तूर ही है, जो कि अभी हम भी झेल रहे हैं। खन्ना ने कहा, मुसीबत यह है कि इस कॉलेज की जनरल बॉडी की मीटिंग 5 साल से नहीं हुई है। वैद्य जी ही मैनेजर बने हुए हैं, नए आम चुनाव नहीं हुए हैं, जो कि हर साल होने चाहिए। वे कुछ देर रामलीला के राम लक्ष्मण की तरह भावहीन चेहरा बनाए बैठे रहे, फिर बोले, आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? पर सैकड़ों संस्थाएं हैं जिनकी सालाना बैठकें वर्षों से नहीं होती। अपने यहाँ का जिला बोर्ड एक ज़माने से बिना चुनाव कराए हुए इसे सालों से खींचा गया है। गाल फुलाकर वे भर्राए गले से बोले, देश भर में यही हाल है, गला देशभक्ति के कारण नहीं, खांसी के कारण भराया था। मालवीय जी ने कहा, प्रिंसिपल हज़ारों रुपया मनमाना खर्च करता है, हर साल ऑडिट वाले ऐतराज़ करते हैं, हर साल यह भुत्ता दे जाता है। गयादीन ने बहुत निर्दोष ढंग से कहा, आप क्या ऑडिट के इंचार्ज हैं? मालवीय ने आवाज़ ऊंची करके कहा, जी नहीं, यह बात नहीं है, पर हमसे देखा नहीं जाता कि जनता का रुपया इस तरह बर्बाद हो। आखिर गयादीन ने तभी उनकी बात काट दी। उसी तरह धीरे से बोले, फिर आप किस तरह चाहते हैं कि जनता का रुपया बर्बाद किया जाए? बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर, सभाएं बुलाकर, दावतें लुटाकर? इस ज्ञान के सामने मालवीय जी झुक गए। गयादीन ने उदारतापूर्वक समझाया, मास्टर साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पर अच्छे दिनों में कलकत्ता बम्बई देख चुका हूँ, बहुत थोड़ा मैं भी समझता हूँ। जनता के रुपए पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वह तो बर्बाद होगा ही। वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर खन्ना मास्टर को पुचकारने से बोले, नहीं मास्टर साहब, जनता के रुपए के पीछे इतना सोच विचार न करो, नहीं तो बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। मालवीय जी को गयादीन की चिंताधारा बहुत ही गहन सी जान पड़ी। गहन थी भी। वे अभी किनारे पर बालू में लौट रहे थे और बोले, गयादीन जी, मैं जानता हूँ कि इन बातों से हम मास्टरों का कोई मतलब नहीं है, चाहे कॉलेज के बदले वैद्य जी आटा चक्की की मशीन लगवा लें, चाहे प्रिंसिपल अपनी लड़की की शादी कर लें, फिर भी यह संस्था है तो आप लोगों की ही, उसमें खुलेआम इतनी बेजा बातें हों, नैतिकता का नाम जहाँ नाम ही ना हो। इतनी देर में पहली बार गयादीन के मुख पर कुछ परेशानी सी झलकी। मतलब जब से जो मास्टर उनको भड़का रहे थे वैद्य जी और प्रिंसिपल के खिलाफ, तो इतनी बातें सुनने के बाद थोड़ी उनके चेहरे पर परेशानी सी आई। पर जब वे बोले तो आवाज़ वही पहले जैसी ही थकी थकी सी थी। उन्होंने कहा, नैतिकता का नाम न लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। यह महत्वपूर्ण कथन है गयादीन का कि नैतिकता का नाम ना लो मास्टर साहब, और किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। लोग चुप रहे। फिर गयादीन ने कुछ हरकत दिखाई। उनकी निगाह एक कोने की ओर चली गई। वहाँ लड़की की एक टूटी फूटी चौकी पड़ी थी। उसकी ओर उंगली उठाकर गयादीन ने कहा, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी है, तब वही बड़ी बढ़िया दिखती है। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है और यह उसी के लिए है। इस बात ने मास्टरों को बिल्कुल ही चुप कर दिया। गयादीन ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, और बोलो मास्टर साहब, खुद तुम्हें क्या तकलीफ़ है?
अब तक तो तुम सिर्फ जनता की तकलीफ बताते रहे हो, अब अपनी तकलीफ बता दो कि तुम्हें क्या तकलीफ है। खन्ना मास्टर उत्तेजित हो गया, मतलब उत्तेजित हो गया बिल्कुल। बोले, आपसे कोई तकलीफ़ बताना बेकार है, आप किसी भी चीज़ की तकलीफ़ को मान ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जो है, आपसे तकलीफ़ बताना तो बेकार ही है, क्योंकि आप जो है तकलीफ़ किसी चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं। मानेंगे क्यों नहीं? गयादीन ने उन्हें पुचकारा। ज़रूर मानेंगे, तुम कहो तो, मालवीय जी ने कहा। प्रिंसिपल ने हमसे सब काम ले लिए हैं, खन्ना को हॉस्टल इंचार्ज नहीं रखा और मुझसे गेम का चार्ज ले लिया। राय साहब हमेशा से इम्तिहान के सुपरिंटेंडेंट थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया है। ये सब काम वह अपने आदमियों को दे रहा है। गयादीन बड़े असमंजस में बैठे रहे, फिर बोले, मैं कुछ कहूँगा तो आप नाराज़ होंगे, पर जब प्रिंसिपल साहब की को अपने मन मुताबिक इंचार्ज चुनने का अख्तियार है तो उसमें बुरा क्या है? बुरा क्या मानना उसमें? जब प्रिंसिपल साहब को अपने हिसाब से सभी इंचार्ज देने का अधिकार है तो इसमें फिर बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? मास्टर लोग कसम कसाए तो फिर वही बोले, दुनिया में सब काम तुम्हारी समझ से होगा थोड़ी होगा मास्टर साहब। पर साल की याद करो, वही बेजू गांव के लाला साहब को लाट साहब ने वाइस चांसलर बना दिया कि नहीं? लोग इतना कूदे फांदे पर किसी ने क्या कर लिया? बाद में चुप हो गए। तुम भी चुप हो जाओ, चिल्लाने से कुछ ना होगा, लोग तुम्हें ही लुच्चा कहेंगे। अल्लाह उन्होंने मास्टर साहब को उल्टा समझा दिया कि लाला साहब ने जो है, जो लाट साहब थी उनको वाइस चांसलर बना दिया था बेजू गाँव का। तो लोगों ने क्या कर लिया? कुछ दिन तक हल्ला गल्ला करते रहे, उसके बाद सब ठंडे पड़ गए। उसी प्रकार से तुम लोग है, तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो प्रिंसिपल और बैज्यू करना होना वही है। यदि तुम चिल्लाते फिरोगे तो लोग तुम्हें ही जो है लुच्चा कहेंगे। एक मास्टर पीछे से चक्कर बोले, पर इसका क्या करें? प्रिंसिपल लड़कों को हमारे खिलाफ भड़काता है, हमें माँ बहन की गाली देता है, झूठी रिपोर्ट करता है। हम कुछ लिख कर देते तो उस कागज़ को गुम करा देता और बाद में जवाब तलब करता है। गयादीन चारपाई पर धीरे से हिले, वह चरमराई तो सकुच हो गए। कुछ सोचकर बोले, यह तो मुझे दफ्तरों का तरीका बता रही हो तुम, वहाँ तो ऐसा होता ही रहता है। उस मास्टर ने तैस में आकर कहा, जब 10-5 लाशें गिर जाएंगी तब आप समझेंगे कि नई बात हुई है। यह महत्वपूर्ण कथन है, ये मास्टर का कथन है कि जब 10-5 लाशें गिर जाएंगी तब आपको समझेंगे कि कोई नई बात हुई है। आपको तो जो भी हम कहते हैं वो सब पुराना ही लगता है कि ये तो पुरानी बात है। गयादीन उसके गुस्से को दया के भाव से देखते हुए समझ गए कि आज इतने उड़द की दाल खाई है। फिर धीरे से बोले, यह भी कौन सी नई बात है? चारों तरफ पटापट लाशें ही तो गिर रही हैं। खन्ना मास्टर ने बात संभाली, बोले कि इनके गुस्से का बुरा न माने। मतलब खन्ना मास्टर ने, जो दूसरा मास्टर नाराज़ हो गया था, उसकी बात को संभाला और गयादीन से कहा कि आप इनकी बातों का बुरा ना माने। हम लोग सचमुच ही परेशान हैं, बड़ी मुश्किल है। आप देखिए ना, इसी जुलाई में उसने अपने 3 रिश्तेदार मास्टर रखे हैं, उन्हीं को हमसे सीनियर बनाकर सब काम ले रहा है। कुनबा परस्ती का बोलबाला है, बताइए हमें बुरा न लगेगा? मतलब उन्होंने दूसरी शिकायत की कि जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मास्टर रख लिया है और उनको हमसे सीनियर बना दिया है। बुरा क्यों ना लगेगा भाई? गयादीन कांखने लगे। तुम ही तो कहते हो कि कुनबा परस्ती का बोलबाला है, वैद्य जी के रिश्तेदार ना मिले होंगे, बेचारी ने अपने ही रिश्तेदार लगा दिए। एक आध मास्टर हंसने लगे। गयादीन वैसे तो कहते ही गए, मस्खरी की बात नहीं है, आज का युग धर्म यही है, जो सब करते हैं वही प्रिंसिपल भी करता है। कहाँ ले आए बेचारे अपने रिश्तेदारों को? कहाँ कहाँ ले जाए? कहीं ना कहीं तो काम पे अपने जहाँ है वहीं तो लगाएगा। खन्ना मास्टर को संबोधित करके उन्होंने फिर कहा, तुम तो इतिहास पढ़ाते हो ना मास्टर साहब, सिंहगढ़ विजय कैसे हुई थी? खन्ना मास्टर जवाब सोचने लगे। गयादीन ने कहा, मैं वही बताता हूँ। तानाजी क्या लेकर गए थे? एक गोह, उसको रस्से से बांध लिया और किले की दीवार पर फेंक दिया। अब गोह तो अपनी जगह से चिपक कर बैठ गई, वहाँ बैठ गई। साथ वाले सिपाही उसी के रस्से सहारे सड़ासड़ छत पर चढ़ गई। मतलब जो तानाजी थे उनके बारे में इतिहास के मास्टर साहब बताने लगे कि जब वो लड़ने के लिए गए थे तो एक गो, जो अपने क्षेत्र में बुंदेलखंड में ग्वाय कहते हैं,
उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती, तो दीवार पे चढ़ने के लिए उसने गाय को फेंक दिया छत पे, तो उसने पकड़ लिया, उसी से रस्सी बांध कर जो है पीछे से और किलों पे चढ़ गई थी। इतना कहते कहते भी शायद थक गए, इस आशा से कि मास्टर लोग कुछ समझ गए होंगे। उन्होंने उनके चेहरे को देखा पर वे निर्विकार थे। गयादीन ने अपनी बात समझाई। वही हाल अपने मुल्क का है मास्टर साहब, जो जहाँ है अपनी जगह गोह की तरह चिपका बैठा हुआ है, टस से मस नहीं होता। उसे चाहे जितना कोचो, चाहे जितना दुरदराओ, वह अपनी जगह चिपका रहेगा। और जितने नाते रिश्तेदार हैं सब उसकी दुम के सहारे सरासर चढ़ते हुए ऊपर चले तक चले जाएंगे। कॉलेज को क्यों बदनाम करते हो, यह सभी जगह का हाल है। फिर सांस खींच कर उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ मास्टर साहब, यह बात कहाँ कहाँ नहीं है? मतलब उन्होंने जब मैं प्रिंसिपल से अपने रिश्तेदारों को रखने के लिए बात कहा, उन्होंने कहा जी तो सभी जगह के ऑफिस में होता है। और गो का उदाहरण देते हुए कहा कि वो तो सभी जगह ऐसे चिपके हुए लोग हैं, जो जहाँ चिपका हुआ है वो वहीं चिपका रहना चाहता है और वहीं पर अपने रिश्तेदार सब चिपका लेना चाहता है। मास्टरों का गुट चमरही के पास से निकला। सबके मुंह लटके हुए थे, लगता था कि टपक कर उनके पाँव के पास गिरने वाले हैं। चमरही गांव के एक मोहल्ले का नाम था जिसमें चमार रहती थी। चमार एक जाति का नाम है जिसे अछूत माना जाता है। अछूत एक प्रकार की दोपाय का नाम है जिसे लोग संविधान लागू होने से पहले नहीं छूते थे। संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि ये इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं, और क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है, इसलिए शिवपालगंज में भी दूसरे गांव की तरह अछूतों को अलग अलग मोहल्ले थे। उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख मोहल्ला चमरही था, जिसमें ज़मींदारों ने किसी ज़माने में जो है बड़ी ज़मीन ललक से बसाया था। उस ललक के कारण ज़मींदारों के मन में चर्म उद्योग का विकास करना नहीं था, बल्कि यह था कि वहाँ बसने के लिए आने वाले चमार लाठी अच्छी चलाते थे। संविधान लागू होने के बाद चमरही और शिवपालगंज के बाकी हिस्सों के बीच एक अच्छा काम हुआ था। वहाँ एक चबूतरा बनवा दिया गया था जिसे गांधी चबूतरा कहते थे। गांधी, जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में पैदा हुए थे और उनके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों को संगम में बहा देने के बाद तय किया गया था कि गांधी की याद में अब सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएंगी, और उसी हल्ले में शिवपालगंज में यह चबूतरा बन गया था। चबूतरा जाड़ों की धूप में खाने के लिए बड़ा उपयोगी था। ज़्यादातर उस पर कुत्ते धूप खाया करते थे, और चूंकि उनके लिए कोई बाथरूम नहीं था बनाया जाता, इसलिए वे धूप खाते खाते उसके कोने पर पेशाब भी कर देते थे। उनकी देखा देखी कभी कभी आदमी भी चबूतरे की आड़ में वही काम करने लगते थे। मतलब जो गांधी जी के नाम पर चबूतरा बनाया गया था उस पर लोग तो वहाँ ही बैठते थे, कुत्ते बैठा करते थे ज़्यादा, और वहीं पर वो अपने जो है मलमूत्र किया करते थे। मास्टरों के गुट ने देखा कि उस चबूतरे पर आज लंगड़ आग जलाकर बैठा है और उस पर कुछ भून रहा है। नज़दीक से देखने पर पता चला कि भुनने वाली चीज़ एक गोल ठोस रोटी है, जिसे ही वह निश्चय ही आसपास घूमने वाले कुत्तों के लिए नहीं सेक रहा था। लंगड़ को देखते ही मास्टरों की तबीयत हल्की हो गई। उन्होंने रुककर उससे बात करनी शुरू कर दी और 2 मिनट में मालूम कर लिया कि तहसील में जिस नकल के लिए लंगड़ ने दरख्वास्त दी थी, अब वह पूरे कायदे से बिना एक कौड़ी गलत ढंग से खर्च किए उसे मिलने वाली है। मास्टर लोगों को यकीन नहीं हुआ। मतलब जो पहले कथा आई थी कि जो लंगड़ है वो उसने कसम खाई है कि वह बिना रिश्वत दिए नकल लेगा तहसील से, और वहाँ के बाबुओं ने कसम खाई थी कि जो है वो बिना रिश्वत के नकल नहीं देंगे। लंगड़ की बातचीत में आज निराशावाद, धन नियतिवाद, सही पराजयवाद बटा कुंठावाद का कोई असर ना था। उसने बताया, बात मान लो बापू, आज मैं सब ठीक कराया हूँ। दरखास्त में 2 गलतियाँ फिर निकल आई थीं, उन्हें दुरुस्त करा दिया है। एक मास्टर ने खींचकर कहा, पहले भी तो तुम्हारी दरखास्त में गलती निकाली गई थी। यह नकल भी इस बार बार गलतियाँ क्यों निकाला करते हैं, चुट्टा कहीं का। गाली ना दो बापू, लंगड़ ने कहा, यह धर्म की लड़ाई है, गाली गलौज का कोई काम नहीं। नकल बीस बेचारा क्या करे, कलम वालों की जाति ऐसी है। तो नकल कब तक मिल जाएगी? अब मिली ही समझो बापू, यही 15-20 दिन। मिसल सदर गई है, अब दरख्वास्त भी सदर जाएगी, नकल नहीं बनेगी, फिर वहाँ वापस आएगी, फिर रजिस्टर पर चढ़ेगी। लंगड़ा नकल लेने की योजना सुनाता रहा। उसे पता भी नहीं चला कि मास्टर लोग उसकी बात और गांधी चबूतरे के पास फैली हुई बू से ऊब कर कब आगे बढ़ गए। जब उनके
सिर ऊपर उठाया गया तो उसके आसपास चिर परिचित कुत्ते, सूअर और घूरे भर दिखाई दिए, जिसकी सोहबत में वह दफ्तर के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ने वाला था चला था। गोधूली बूला एक गोधूली बेला, एक बछड़ा उग्र रूप से सींग फटकार कर चारों पांवों से एक साथ टेढ़ी मेढ़ी छलांगे लगाता हुआ चबूतरे के पास से निकला। वह कुछ देर दौड़ता रहा, फिर आगे एक गेहूं के हरे भरे खेत में जाकर ढीला पड़ गया। लंगड़ ने हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो दरोगा जी। मतलब गोधूली बोला वो होती है शाम के समय की, जबकि जानवर जंगल से चर करके वो घर आते हैं, तो उस समय को गोधूली बेला कहते हैं। यहीं पर 12वां अध्याय जो है समाप्त हो जाता है। अब 13वां अध्याय। तहसील का मुख्यालय होने के बावजूद शिवपालगंज इतना बड़ा गांव न था कि उसे टाउन एरिया होने का हक मिलता। शिवपालगंज में एक गांव सभा थी और गांव वाले उस गांव सभा को बनाए रखना चाहते थे ताकि उन्हें टाउन एरिया वाली दर से ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। इस गांव सभा के प्रधान रामाधीन भीकम खेड़वी के भाई थे, जिनकी सबसे बड़ी सुंदरता यह थी कि वे इतने साल प्रधान रह चुकने के बावजूद ना तो पागल खाने गए थे न जेल खाने। गंजाहों में वे अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध थे और उसी कारण प्रधान बनने के पहले तक भी सर्वप्रिय थे। बाहर के अफसरों के आने के पर गांव वाले उनको एक प्रकार से तस्तरी पर रखकर उनके सामने पेश करते थे और कभी कभी कह भी देते थे कि साहिब, शहर में जो लोग चुनकर जाते हैं उन्हें तो तुमने 1000 बार देखा होगा, अब एक बार यहाँ का नाम माल भी देखते जाओ। गांव सभा के चुनाव जनवरी के महीने में होने थे और नवंबर लग चुका था। सवाल यह था कि इस बार किसको प्रधान बनाया जाए। पिछले चुनाव में तो बैद जी को उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, क्योंकि गांव सभा के काम में भी निहायत जलील काम मानते थे गांव सभा के काम को, और एक तरह से जलील था भी, क्योंकि गांव सभाओं के अफसर बड़े टुटपुंजिया किस्म के अफसर थे। ना उनके पास पुलिस का डंडा था, न तहसीलदार का रुतबा, और उनसे रोज़ रोज़ अपने काम का मुआयना करने में आदमी की इज्जत गिर जाती थी। प्रधान को गांव सभा की ज़मीन जायदाद के लिए मुकदमे करने पड़ते थे और शहर के इजलास में वकीलों और हाकिमों के साथ वैसा ही सलूक ना था जो एक चोर का दूसरे चोर के साथ होता है। मुकदमेबाजी में दुनिया भर की दुश्मनी लेनी पड़ती थी और मुसीबत के वक्त पुलिस वाले सिर्फ मुस्कुरा देते थे और कभी कभी मोटे अक्षरों पर प्रधान जी कहकर थाने के बाहर भूगोल समझाने लगते थे। पर इधर कुछ दिनों से बैद जी की रुचि गांव सभा में दिखने लगी थी। मतलब पहले के जो चुनाव हुए थे उसमें बैद जी की गांव सभा में के चुनाव में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन इस बार के जो गांव सभा के चुनाव हैं उसमें कुछ बैद जी की रुचि दिखने लगी थी। और बैद जी तो शिवपालगंज के एक प्रकार से राजा थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का एक भाषण किसी अखबार में पढ़ लिया था। उस भाषण में बताया गया था कि गांव का उद्धार स्कूल, सहकारी समिति और गांव पंचायत के आधार पर ही हो सकता है। और अचानक बैद जी को लगा कि वे अभी तक गांव का उद्धार सिर्फ कोऑपरेटिव यूनियन और कॉलेज के सहारे करते आ रहे थे। उनके हाथ में ग्राम पंचायत तो है ही नहीं। उन्होंने सोचा होगा, तभी शिवपालगंज का ठीक से उद्धार नहीं हो रहा है। यही तो मैं कहूँ कि क्या बात है। मतलब जो बैद जी थे उनके पास कॉलेज की मालकी थी और कोऑपरेटिव यूनियन की। वो सब समझते थे कि इन्हीं से जो है गांव का उद्धार हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण में उन्होंने सुना कि ग्राम पंचायत के से ही गांव का उद्धार होगा, तो उन्हें लगा कि जो है हमारे पास ग्राम पंचायत के तो कोई अधिकार हैं ही नहीं, इसलिए इस बार वो ग्राम पंचायत के चुनाव में रुचि ले रहे हैं। रुचि लेते ही कई बातें सामने आईं। यह कि रामाधीन के भाई ने गांव सभा को चौपट कर दिया है। गांव की बंजर ज़मीन पर लोगों को मनमाने कब्जे कर लिए हैं और निश्चय ही इसमें प्रधान ने रिश्वत ली है। गांव पंचायत के पास रुपया नहीं है और निश्चय ही प्रधान ने गबन किया है। गांव के भीतर बहुत गंदगी जमा हो गई है और प्रधान निश्चय ही सुअर का बच्चा है। थाने वालों ने प्रधान की शिकायत पर कई लोगों को चालान किया, जिससे सिर्फ यही नतीजा निकलता है कि यह पुलिस का दलाल हो गया है। प्रधान को बंदूक का लाइसेंस मिल गया, जो निश्चय ही डकैतियों के लिए उधार जाती है। और पिछले साल गांव में बजरंगी का कत्ल हुआ था, तो बूझो कि क्या हुआ हो था। मतलब प्रधान जैसे उन्होंने इस चुनाव में रुचि ली बैद जी ने, तो उन्हें प्रधान की बहुत सारी समस्याएं सुनाई देने लगी और लोग शिकायत करने लगे। भंग पीने वालों ने भंग पीसना एक कला है, कविता है, कार्रवाई है, कर्तव्य है, रस्म है। वैसे टके की पत्ती को चबाकर ऊपर से पानी पी लिया जाए तो अच्छा खासा नशा आ जाएगा। यह नशेबाजी सस्ती है
आदर्श यह है कि पत्ती के साथ बादाम, पिस्ता, गुलकंद, दूध, मलाई आदि का प्रयोग किया जाए। भंग को इतना पीसा जाए कि लूड़ा और सिल चिपक कर एक हो जाए। पीने के पहले शंकर भगवान की तारीफ में छंद सुनाए जाएं। पूरी कार्रवाई को व्यक्तिगत न मानकर उसे सामूहिक रूप दिया जाए। मतलब भांग को या तो तुम सीधे पत्ते कूट कर और पी लो, पानी पी लो, ऊपर से खा लो, तो जो है नशा आ जाएगा। लेकिन वो एक सस्ती काम है। जो अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, वो उनको बढ़िया अच्छे तल करके उसमें काजू, पिस्ता, बादाम डाल करके, मलाई डाल करके फिर खाएंगे तभी। और वो अकेले ना खा करके उसका सामूहिक रूप से एक उत्सव सा मनाया जाए। सनीचर का काम वैद्य जी की बैठक में भंग के इसी सामाजिक पहलू को उभारना था। इस समय भी वह रोज की तरह भंग पीस रहा था। उसे किसी ने पुकारा, सनीचर। सनीचर ने फुफकार कर फन जैसा सिर ऊपर उठाया। वैद्य जी ने कहा, भंग का काम किसी और को दे दो और यहाँ अंदर आ जाओ। जैसे कोई मिनिस्ट्री से इस्तीफा देने को कह रहा हो, वह भुनभुनाने लगा। किसी दे दें, कोई है भी इस काम को करने वाला। आजकल के लौंडे क्या जाने इन बातों को, हल्दी मिर्च जैसा पीस कर रख देंगे। पर उसने किया यही कि सिल लोढ़े का चार्ज एक नौजवान को दे दिया और हाथ धोकर अपने अंडरवियर से पहुँच लिए और वैद्य जी के पास आकर खड़ा हो गया। तख्त पर वैद्य जी, रंगनाथ, बद्री पहलवान और प्रिंसिपल साहब बैठे थे। प्रिंसिपल एक कोने में खिसक कर बोले, बैठ जाइए सनीचर जी। इस बात ने सनीचर को चौकन्ना कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उसने टूटे हुए दांत बाहर निकालकर छाती के बाल खुजाने शुरू कर दिए। वह बेवकूफ़ सा दिखने लगा, क्योंकि वह जानता था कि चालाकी के हमले का मुकाबला किस तरह किया जाता है। अब बोला, अरे प्रिंसिपल साहब, आप अपने बराबर बैठलाकर मुझे नरक में डालिएगा। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसका कथन है? सनीचर का। सनीचर जो कि एक वैद्य जी का सेवक है, जो भांग पीसने का काम करता है। जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आओ बैठ जाओ चारपाई पर, तो वो समझ गया कि यहाँ पे चालाकी दिखा रही है। तो वो भी बहुत चालाक था। तो बोला, अरे प्रिंसिपल साहब, आप अपने पास बैठाल कर मुझे क्या नरक में डालना चाहते हैं? बद्री पहलवान हंसे, बोले, साले गंजाहापन झाड़ते हो। प्रिंसिपल साहब के साथ बैठने से नरक में चले जाओगे? फिर आवाज़ बदल कर बोले, बैठ जाओ उधर। वैद्य जी ने शाश्वत सत्य कहने वाली शैली में कहा, इस तरह से ना बोलो बद्री। मंगलदास जी क्या होने जा रही है इसका तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। सनीचर ने बरसों बाद अपना सही नाम सुना था। वह बैठ गया और बड़प्पन के साथ बोला, अब पहलवान को ज़्यादा जलील ना करो महाराज, अभी इनकी उम्र ही क्या है, वक्त पर सब समझ जाएंगे। तो यह कथन किसका है? सनीचर का है कि अब पहलवान को ज़्यादा जलील ना करो महाराज, अभी इनकी उम्र ही क्या है, वक्त पर सब समझ जाएंगे। ये महत्वपूर्ण कथन है सनीचर का। वैद्य जी ने कहा, तो प्रिंसिपल साहब कह डालो जो कहना है। उन्होंने अवधि में कहना शुरू किया, मतलब अवधि भाषा में कहना शुरू किया। कहे का कौनी बात है, आप सब लोग सब जानते ही हैं। फिर अपने को खड़ी बोली की सूली पर खड़ा चढ़ाकर बोले, गांव सभा का चुनाव हो रहा है। यहाँ का प्रधान बड़ा आदमी होता है, वह कॉलेज कमेटी का मेंबर भी होता है, एक तरह से मेरा भी अफसर। मतलब प्रिंसिपल साहब ने कहा। वैद्य जी ने अकस्मात कहा, सुनो मंगलदास, इस बार हम लोग ग्राम सभा का प्रधान तुम्हें बनाएंगे। ये वैद्य जी का महत्वपूर्ण कथन है कि सुनो मंगलदास, इस बार हम लोग गांव सभा का प्रधान तुम्हें बनाएंगे। सनीचर का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। उसने हाथ जोड़ लिए। पुलक गात लोचन सलिल, किसी गुप्त रोग से पीड़ित उपेक्षित कार्यकर्ता के पास किसी मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन बनने का परवाना आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वही सनीचर की हुई। फिर वह अपने को काबू में करके उसने कहा, अरे नहीं महाराज, मुझ जैसे नालायक को आपने इस लायक समझा बहुत है, पर मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूँ। सनीचर को अचंभा हुआ कि अचानक वह इतनी बढ़िया उर्दू छाट गया। पर बद्री पहलवान ने कहा, अबे अभी से मत बहक, ऐसी बातें तो लोग प्रधान बनने की बात कहते हैं, इन्हें अब तक के लिए बांधे रख, तब तक के लिए बांधे रख। इतनी देर बाद रंगनाथ बातचीत में बैठा। सनीचर का कंधा थपथपाकर उसने कहा, लायक नालायक की बात नहीं है सनीचर, हम मानते हैं कि तुम नालायक हो, पर उससे क्या, प्रधान तुम बहुत थोड़े ही बन रही हो, वह तो तुम्हें जनता बना रही है, जनता जो चाहेगी करेगी, तुम कौन हो बोलने वाले। पहलवान ने कहा, लौंडे तुम्हें दिन रात बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। पहलवान ने कहा कि लौंडे तुम्हें दिन रात बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, पर तुम क्या करते हो,
यही ना कि चुपचाप बेवकूफ़ बन जाते हो। तो यह किसका कथन है? पहलवान का। प्रिंसिपल साहब ने पढ़े लिखे आदमी की तरह समझाते हुए कहा, हाँ भाई, प्रजातंत्र है, इसमें तो सब जगह इसी तरह होता है। सनीचर को जोश दिलाते हुए भी बोले, शाबाश सनीचर, तैयार हो जाओ। यह कहकर उन्होंने चढ़ जा बेटा सूली पर वाले अंदाज से सनीचर की ओर खींचा। उसने उसका सिर हिलना बंद हो गया। प्रिंसिपल ने आखिरी धक्का दिया, प्रधान कोई गबड़ू सबड़ू घुसड्डू ही हो सकता है, भारी ओहदा है, पूरे गांव की जायदाद का मालिक, चाहे तो एक दिन में लाखों का बारह न्यारा कर दे, मुकामी हाकिम है, चाहे तो सारे गांव को 107 में चालान कर दे। बड़े बड़े अफसर आकर उसके दरवाजे पर बैठते हैं, किसकी चुगली खा दे, उसका बैठना मुश्किल। कागज़ पर जरा सी मुहर मार दी, जब चाहा मन चाहा तेल शक्कर निकाल लिया। गांव में उसके हुक्म के बिना कोई घूरे का कूड़ा तक नहीं डाल सकता। सब उससे सलाह लेकर चलते हैं, सबकी कुंजी उसके पास है, हर लावारिस का वही वारिस है। क्या समझे? मतलब उन्होंने सनीचर को लुभाने के लिए और प्रधान के फायदे बताना शुरू कर दिया कि वो क्या क्या पावर है उसके पास, क्या क्या वो कर सकता है। रंगनाथ की ये बातें आशीर्वाद से कुछ गिरी हुई सी जान पड़ रही थी। उसने कहा, तुम तो मास्टर साहब प्रधान को पूरा डाकू बनाए दे रहे हो। हैं काका प्रिंसिपल ने ऐसा प्रकट किया कि जैसे वे जानबूझकर ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हों। यह उनका ढंग था, जिसके द्वारा बेवकूफ़ी करते करते वे अपने श्रोताओं को भी यह जता देते थे कि मैं अपनी बेवकूफ़ी से परिचित हूँ और इसलिए बेवकूफ़ नहीं हूँ। हैं रंगनाथ बाबू, आपने भी क्या सोच लिया? मैं तो मौजूदा प्रधान की बातें बता रहा था। रंगनाथ ने प्रिंसिपल को गौर से देखा। वह आदमी अपनी बेवकूफ़ी को भी अपने दुश्मन से ऊपर ऐंठ कर ऐसे बदनाम कर रहा है, ठोक कर ऐसे बदनाम कर रहा है। समझदारी के हथियार से तो अपने विरोधियों को सभी मारते हैं, पर यहाँ बेवकूफ़ी के हथियार से विरोधी को उखाड़ा जा रहा है। मुष्ट कथन है कि समझदारी के हथियार से तो अपने विरोधियों को सभी मारते हैं, पर यहाँ बेवकूफ़ी के हथियार से विरोधी को उखाड़ा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए खन्ना मास्टर और उसके साथियों में के बारे में वह निराश हो गया। उसने समझ लिया कि प्रिंसिपल का मुकाबला करने के लिए कुछ और मजे हुए खिलाड़ी की ज़रूरत है। सनीचर कह रहा था, पर बद्री भैया, इतने बड़े बड़े हाकिम प्रधान के दरवाजे पर आते हैं, अपना तो कोई दरवाज़ा है ही नहीं। देख तो रहे हो वह टुटहा छप्पर। बद्री पहलवान हमेशा से सनीचर से अधिक बातें करने में अपनी तौहीन समझते थे। उन्हें संदेह हुआ कि आज का मौका पाकर यह मुंह लगा जा रहा है, इसलिए वे उठकर खड़े हो गए। कमर से गिरती हुई लुंगी को चारों ओर से लपेट कर हुए बोले, घबराओ नहीं, एक दिया सिलाई तुम्हारे टूटे छप्पर में भी लगा देता हूँ, यह चिंता अभी दूर हुई जाती है। कहकर वे अंदर चले गए। यह कथन किसका है? घबराओ मत नहीं, एक दिया सिलाई तुम्हारे टूटा छप्पर में भी लगा देता हूँ, यह चिंता भी अभी दूर हुई जा रही है। मुष्ट कथन है। यह किसका है? पहलवान का, बद्री पहलवान का कथन है। कहकर भी अंदर चले गए। यह मजाक था, ऐसा समझकर पहले प्रिंसिपल साहब हंसे, फिर सनीचर भी हंसा। रंगनाथ की समझ में आते आते बात दूसरी ओर चली गई थी। वैद्य जी ने कहा, क्यों, मेरा स्थान तो है ही, आनंद से यहाँ बैठे रहना, सभी अधिकारियों का यहीं से स्वागत करना, कुछ दिन बाद पक्का पंचायत घर बन जाएगा तो उसी में जाकर रहना, वहीं से गांव सभा की सेवा करना। सनीचर ने फिर विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़े। सिर्फ यही कहा, मुझे क्या करना है? सारी दुनिया यही कहेगी कि आप लोगों के होते हुए शिवपालगंज में एक निठल्ले को जो है डॉट 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 उन्हें प्रधान बना दिया। प्रिंसिपल ने अपनी चिर परिचित हंसी हैं और अवधि का प्रयोग करते हुए कहा, फिर बहकने लगे आप सनीचर जी। हमारे इधर राजापुर की गांव सभा में वहाँ के बाबू साहब ने अपने हलवाही को प्रधान बनाया है। कोई बड़ा आदमी इस धक्कापेल में खुद कहाँ पड़ता है? प्रिंसिपल साहब बिना किसी कुंठा के कहते रहे, और मैनेजर साहब, उसी हलवाही ने सभापति बनकर रंग बांध दिया। किस्सा मशहूर है कि एक बार तहसील में जलसा हुए डिप्टी साहब आए थे, सभी प्रधान बैठे थे, उन्हें फर्श पर दरी बिछाकर बैठाया गया था। डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठे थे। तभी हलवाही राम ने कहा
कि यह कहाँ का न्याय है कि हमें बुलाकर फर्श पर बैठाया गया, डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठे। डिप्टी साहब भी नए लौंडे थे, ऐंठ गए। फिर तो दोनों तरफ इज्जत का मामला पड़ गया। प्रधान लोग हलवाई राम के साथ हो गए, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। डिप्टी साहब वही कुर्सी दबाए शांति शांति चिल्लाते रहे, पर कहीं की शांति और कहाँ की शकुंतला। प्रधानों ने सभा में बैठने से इनकार कर दिया और राजापुर का हलवाहा तहसीली क्षेत्र का नेता बन बैठा। दूसरे ही दिन 3 पार्टियों ने अर्जी भेजी कि हमारे मेंबर बन जाओ, पर बाबू साहब ने मना कर दिया कि खबरदार, अभी कुछ नहीं, हम जब जिस पार्टी को बताएं उसी का मेंबर बन जाना। सनीचर के कानों में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उसकी कल्पना में एक नंग धड़ंग अंडरवियरधारी आदमी के पीछे 100 आदमी बाहें उठाकर चीख रहे थे। वैद्य जी बोले, यह अशिष्टता थी, मैं प्रधान होता तो उठकर चला जाता, फिर 2 मास बाद अपनी गांव सभा में उत्सव करता, डिप्टी साहब को भी आमंत्रित करता और उन्हें फर्श पर बैठा देता। उसके बाद स्वयं कुर्सी पर बैठकर व्याख्यान देते हुए कहता कि बंधुओं, मुझे कुर्सी पर बैठने में स्वाभाविक कष्ट है, पर अतिथि सत्कार का यह नियम डिप्टी साहब ने अमुक तिथि को हमें तहसील में बुलाकर सिखाया था, अतः उनकी शिक्षा के आधार पर मुझे इस असुविधा को स्वीकार करना पड़ा है। कहकर वैद्य जी असंतोष के साथ ठठाकर हंसे। रंगनाथ का समर्थन पाने के लिए बोले, क्यों बेटा, यही उचित होता ना। रंगनाथ ने कहा, ठीक है, मुझे भी यह तरकीब लोमड़ी और सारस की कथा में समझाई गई थी। वैद्य जी ने सनीचर से कहा, ठीक है, तो जाओ देखो कहीं सचमुच ही तो उस मूर्ख ने भंग में हल्दी जैसा नहीं पीस दिया है। भंग को हल्दी जैसा नहीं पीस दिया, क्योंकि अंदर बात सुनने के लिए। और सनीचर वो हल्दी जो भंग पीस रहे थे तो वो एक नवयुवक को दे करके आ गए थे सिलबट्टा। जाओ, तुम्हारा हाथ लगे बिना रंग नहीं आता। बद्री पहलवान मुस्कुराकर दरवाजे पर से बोला, जाओ साले, फिर वही भंग घोंटो। कुछ देर सन्नाटा रहा। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, आज्ञा हो तो एक बात खन्ना मास्टर के बारे में कहूँ। वैद्य जी ने भौहें मत्थे पर चढ़ा लीं। आज्ञा मिल गई। प्रिंसिपल ने कहा, एक घटना घटी है। परसों शाम के वक्त गयादीन के आंगन में एक ढोल जैसा गिरा। गयादीन उस समय दिशा मैदान के लिए बाहर गया हुआ था। घर में उसे ढेले के को बेला की बुआ ने देखा और उठाया। वह एक मुड़ा हुआ लिफाफा था। बुआ ने बेला से उसे पढ़वा कर सुनना चाहा, पर बेला पढ़ नहीं पाई। रंगनाथ बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, अंग्रेजी में लिखा हुआ था क्या। अंग्रेजी में कोई क्या लिखेगा, था तो हिंदी में ही, पर कुंवारी लड़की उसे पढ़ती कैसे। वह एक प्रेम पत्र था। वैद्य जी चुपचाप सुन रहे थे। रंगनाथ की हिम्मत ना पड़ी कि पूछे, पत्र किसने लिखा था। प्रिंसिपल बोले, पता नहीं किसने लिखा था, मुझे लगता है कि खन्ना मास्टर के ही गुट वालों की हरकत है। गुंडे हैं साले, गुंडे। पर खन्ना मास्टर आपके खिलाफ प्रचार कर रहा है, कहता है कि वह पत्र रुपन बाबू ने भेजा है। अब उसकी यह हिम्मत कि आपके वंश को कलंकित करी। वैद्य जी पर इसका कोई असर नहीं दिख पड़ा, सिवाय इसके कि वे 1 मिनट तक चुप बैठे रहे। फिर बोले, वह मेरे वंश को क्या खाकर कलंकित करेगा। कलंकित तो वह गयादीन के वंश को कर रहा है, कन्या तो उन्हीं की है। प्रिंसिपल साहब थोड़ी देर वैद्य जी का मुंह देखते रहे, पर उनका चेहरा बिल्कुल रिटायर्ड हो चुका था। घबराहट में प्रिंसिपल साहब लुढ़क कर अवधि के फर्श पर आ गए और दूसरी ओर देखते हुए बोले, लाओ भैया सनीचर, जल्दी से ठंडाई फंडाई ले आओ, कॉलेज में लेबर छूटे का समय हो रहा है। यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त हो जाता है। अध्याय 14 में कहानी शुरू होती है। कार्तिक पूर्णिमा को शिवपालगंज से लगभग 5 मील दूर पर एक मेला लगता है। कितने मील दूर पर? 5 मील दूरी पर। वहाँ जंगल है, एक टीला है, उस पर देवी का एक मंदिर है और चारों ओर बिखरी हुई पुरानी इमारत की ईंटें हैं। जंगल में करौंदे, मकोया, बेर के झाड़ हैं और ऊंची नीची ज़मीन है। खरगोश से लेकर भेड़िए तक, भुट्टा चोरों से लेकर डकैत तक इस जंगल में आसानी से छिपे रहते हैं। मतलब बहुत घना जंगल है, इसमें चोर डाकू वगैरह जो है आसानी से छुप सकते हैं। नज़दीक के गाँव में जो प्रेम संबंध आत्मा के स्तर पर कायम होते हैं, उनकी व्याख्या इस जंगल में शरीर के स्तर पर होती है। शहर से भी यहाँ कई पिकनिक मना करने वाले के जोड़े घूमने के लिए आते हैं
और एक दूसरे को अपना क्रियात्मक ज्ञान दिखाकर और कभी कभी लगे हाथ मंदिर में दर्शन करके सिकुड़ता हुआ तन और फूलता हुआ मन लेकर वापस चले जाते हैं। मतलब वहाँ पर जंगल में कुछ अवैध कार्य भी होते रहते हैं। इस क्षेत्र के रहने वालों को इस टीले का बड़ा अभिमान है, क्योंकि यही उनका अजंता, एलोरा, खजुराहो और महाबलीपुरम है। जो प्रसिद्ध स्थल हैं वहाँ के क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए वह टीला ही अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और खजुराहो के मंदिर सब उनका लिए वही है। उन्हें यकीन है कि यह मंदिर देवासुर संग्राम के बाद देवताओं ने अपने हाथों से देवी के रहने के लिए बनाया था। टीले के बारे में उनका कहना है कि उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। इस तरह अर्थ, धर्म और इतिहास के हिसाब से यह टीला बहुत महत्व का है। इतिहास और पुरातत्व जानने के कारण रंगनाथ की बड़ी इच्छा थी कि वह इस टीले का सर्वेक्षण करे। उसे बताया गया था कि वहाँ की मूर्तियाँ गुप्तकालीन हैं और मिट्टी के बहुत से ठीकरे, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है, मौर्य काल के हैं। तो जो रंगनाथ है उसको बताया गया था कि जो उस मंदिर की मूर्तियाँ हैं वो गुप्तकालीन हैं, मतलब गुप्त काल के समय की मूर्तियाँ हैं। तो और जो तो उसे लगा, क्योंकि वो जो है इतिहास का विद्यार्थी है, रिसर्च कर रहा है, तो उसे लगा कि हो ना हो एक बार जा कर के देखना चाहिए। अवधि के कवि स्वर्गीय पढ़ीस की एक रचना है कि माला मदार माँ मुँह खोल के सिन्नी बांटनी और ससुर का देख के घूंघट निकसा बेहत्था। यह एक अवधि के कवि हैं पढ़ीस, उनकी रचना की पंक्तियाँ हैं। खड़ी बोली में इसका रूपांतर यह हो सकता है कि मेले ठेले में तो मुँह खोल के सिन्नी बांटी और ससुर के देख के घूंघट खींचा मीटर भर। वे सब मेले में जा रही थीं। भारतीय नारित्व इस समय फनफनाकर अपने खोल के बाहर आ गया था। वे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थीं। मुँह पर ना घूंघट था, ना लगाम थी। फेफड़े गले और जबान को चीरती हुई आवाज़ में से चीख रही थी और एक ऐसी चिचियाहट निकाल रही थी जैसे सहराती विद्वान और रेडियो विभाग के नौकर ग्राम गीत कहते हैं। औरतों के झुंड इसी तरह निकलते जा रहे थे। रुपन बाबू, रंगनाथ, सनीचर और जोगनाथ मेले के रास्ते से हटकर एक सकरी सी पगडंडी पर चलने लगे। औरतों के कई रेले जब देखते देखते आगे निकल गए तो छोटे पहलवान ने कहा, इस तरह से चिंगाड़ रही हैं जैसे कोई बर्छी खोंसे दे रहा हो। तो यह किसका कथन है? छोटे पहलवान का, कि इस तरह से चिंगाड़ रही हैं जैसे कोई बर्छी जो है खोंसे दे रहा हो, मतलब मारे दे रहा हो। सनीचर ने बताया, मेला है। औरतों के आगे पीछे बच्चे और मर्द सब उसी तरह धूल का बवंडर उड़ाते हुए तेजी से बढ़े जा रहे थे। बैलगाड़ियाँ आश्चर्यजनक ढंग से अपने लिए रास्ता निकालती हुई दौड़ की प्रतियोगिता कर रही थीं। पैदल चलने वाले उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक ढंग से अपने को उनकी चपेट से बजाए हुए थे और साबित कर रहे थे कि शहर के चौराहे पर सभी मोटरें आमने सामने से लड़कर अगर चकनाचूर नहीं होती तो उनसे पुलिस की खूबी साबित नहीं होती, बल्कि यही साबित होता है कि लोगों को आत्मरक्षा का शौक़ है। यानी जो प्रवृत्ति बिना पुलिस की मदद के जंगल में खरगोश को खूंखार जानवरों से बचाती है या शहर में पैदल चलने वालों को ट्रक ड्राइवरों के बावजूद जिंदा रखती है, वही मेला जाने वालों की रक्षा बैलगाड़ियों की चपेट से कर रही है। मतलब इसमें जो छोटे वाहन वाले लोग होते हैं वो अक्सर बड़े वाहनों से बचकर चलते हैं और जो पैदल चलने वाले लोग हैं वह सभी वाहनों से बचकर चलते हैं। तो इसमें पुलिस का कोई योगदान नहीं, वो तो खुद लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है बच करके चलते हैं। मेले का जोश बुलंदी पर था। ऑल इंडिया रेडियो अगर इस पर रनिंग कमेंट्री कर देता तो यह जरूर साबित कर देता कि पंचवर्षीय योजनाओं के कारण लोग बहुत खुशहाल हैं और गाते बजाते एक दूसरे पर प्रेम और आनंद की वर्षा करते वे मेला देखने जा रहे हैं। पर रंगनाथ को गांव में आए हुए लगभग 1.5 महीना हो गया था। उसकी समझ में इतना तो आ गया था कि बनियान और अंडरवियर पहनने वाला सनीचर सिर्फ हंसने की खूबी के कारण ही बिड़ला और डालमिया से बड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हंसना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस किसी का हाजमा ठीक है वह हंसने के लिए नौकर रखा जा सकता है, और यही बात गाने पर भी लागू है। रंगनाथ ने मेले को गौर से देखना शुरू किया और देखते ही इस जोशो खरोश की पोल खुल गई। जाड़ा शुरू हो जाने पर भी उसे किसी की देह पर ऊनी कोट नहीं दिख पड़ा। कुछ बच्चे एकाध फटे स्वेटर पहने हुए जरूर नजर आए। औरतें रंगीन पर सस्ती सिल्क की साड़ियों में लिपटी दिख पड़ीं, पर ज़्यादातर सभी नंगे पाँव थीं। और मर्दों की हालत का तो कहना ही क्या। हिंदुस्तानी छैला आधा उजला आधा मैला, मतलब एक कहावत है।
कि जब महिलाएं तक जो है पैर में चप्पल नहीं है और ऐसी एक साड़ियों भरे जो है लपेटे हुए मेले में थी और ठंडी का सीज़न आ गया था। यह सब देखने और समझने के मुकाबले पुरातत्व पढ़ना बड़ा सुंदर व्यवसाय है। उसने अपने आप को चिढ़ाते हुए सोचा और रुपन बाबू की ओर सिर घुमा दिया। रुपन बाबू ने शोर मचाकर 3 साइकिल सवारों को नीचे उतार दिया। भीड़ से बचकर वे गलियारे के किनारे अपनी साइकिल संभाल कर खड़े हुए। एक आदमी जो इन तीनों को सरदार जैसा दिखता था सिर पर एक बदरंग हैट उतारकर मुंह पर हवा लगाने लगा। ठंडक थी पर उसके माथे पर पसीना आ रहा था। वह हाफ पैंट कमीज और खुले गले का कोट पहने था। हाफ पैंट बाहर निकले हुए पेट पर से खिसक न जाए इसलिए उसे पेटी से काफ़ी कसकर बांधा गया था और इस तरह पेट का क्षेत्रफल 2 भागों में लगभग बराबर बढ़ चुका था। सरदार के दोनों साथी धोती कुर्ता और टोपी वाले आदमी थे। शकल से बदतमीज दिखने के बावजूद अपने सरदार से बड़ी तमीज़ के साथ पेश आ रहे थे। आज तो मेले में चारों तरफ रुपया ही रुपया होगा साहब, रुपन बाबू ने हंसकर उस आदमी को ललकारा। उस आदमी ने आंख मूंद कर सिर हिलाते हुए समझदारी से कहा, होगा पर अब रुपए की कोई वैल्यू नहीं रुपन बाबू। रुपन बाबू ने उस आदमी से कुछ और बातें की जिनका संबंध मिठाइयों से और विशेषता खोए से था। अचानक उस आदमी ने रुपन बाबू की बात सुननी बंद कर दी। बोला, ठहरिए रुपन बाबू, कहकर उसने साइकिल अपने साथी को पकड़ाई, हैट दूसरे साथी को, और मोटी मोटी टांगों से आड़ा तिरछा चलता हुआ पास के अरहर के खेत में पहुंच गया। बिना इस बात का लिहाज किए हुए कि कई लोग खेत के बीच की पगडंडी से निकल रहे हैं और अरहर के पौधे काफ़ी घने नहीं हैं, वह दौड़ने की कोशिश में फंस गया। बड़ी मुश्किल से कोट और कमीज के बटन खोलकर उसने अंदर से जनेऊ खींचा। जब वह काफ़ी ना खिंच पाया तो उसने गर्दन को एक ओर झुकाकर किसी तरह जनेऊ का एक अंश कान पर उलझा लिया। फिर कसी हुई हाफ पैंट से संघर्ष करता हुआ किसी तरह घुटनों पर झुककर अरहर के खेत में पानी की धार गिराने लगा। रंगनाथ को तब तक पता चल चुका था कि हैट वाले आदमी का नाम है सिंह साहब। वे इस हलके के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। यह भी मालूम हुआ कि उनकी साइकिल पकड़कर खड़ा होने वाला आदमी जिला बोर्ड का मेंबर है। तो जो अभी कोट पहने हुए व्यक्ति थे वो सिंह साहब थे, उस हलके के वो सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब थे। और उनके साथ जो 2 लोग और थे उनमें से जो साइकिल पकड़ी था वो जिला बोर्ड का मेंबर था, और जो उनका जो हैट माने सर की टोपी जो पहनकर खड़ा हुआ था वह उस होने वाला आदमी उसी बोर्ड का एक टैक्स कलेक्टर था। इंस्पेक्टर साहब के लौट आने पर काफ़ी देर बातचीत होती रही, पर इस बात का विषय मिठाई नहीं बल्कि जिला बोर्ड के चेयरमैन इंस्पेक्टर साहब का रिटायरमेंट और ज़माना बड़ा बुरा आ गया है था। मतलब पहले की बातचीत मिठाई पर हो रही थी, खाने पीने पे, लेकिन अब जिला बोर्ड के चेयरमैन और इंस्पेक्टर साहब के रिटायरमेंट वगैरह पर जो है उनकी बातचीत होती रही। उन तीनों के साइकिल पर चले जाने के बाद रुपन बाबू ने रंगनाथ को इंस्पेक्टर साहब के बारे में काफ़ी बातें बताईं जिनका सारांश निम्नलिखित है। वैसे तो वे, जैसा कि आगे मालूम होगा, बहुत कुछ थे, पर प्रकट रूप में वे जिला बोर्ड के सैनिटरी इंस्पेक्टर थे। होने को तो वे बहुत कुछ हो सकते थे, पर सैनिटरी इंस्पेक्टर हो चुकने के बाद उन्होंने बहुत ही उचित कारणों से संतोष की फिलासफी अपना ली। वे जहाँ तैनात थे वहाँ सिपालगंज ही प्रगतिशील था, बाकी सब पिछड़ा इलाका था। वहाँ के सभी निवासी जानते थे कि अगर उनका पिछड़ापन छीन लिया गया तो उनके पास कुछ और न रह जाएगा। ज़्यादातर किसी से मिलते ही वे गर्व से कहते थे कि साहब, हम तो पिछड़े हुए क्षेत्र के निवासी हैं। इसी से वे इंस्पेक्टर साहब पर भी गर्व करते थे। इंस्पेक्टर साहब उस क्षेत्र में 40 साल से तैनात थे और उनके वहाँ होने की ज़रूरत आज भी वैसी ही थी जैसी कि 40 साल पहले। मतलब इंस्पेक्टर साहब जो थे वो उन्हीं क्षेत्र में 40 साल से लगातार वहीं पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। सैनिटरी इंस्पेक्टर को कई तरह के काम करने पड़ते हैं। वे भी जेब में लैक्टोमीटर डालकर घूमते और राजहंसों की तरह नीर छीर विवेक करते हुए नीर छीर में भेद न करने वाले ग्वालों को के मौत ही चुका करते। छूत की बीमारियों के भी इतने बड़े विशेषज्ञ थे कि किसी के मरने की खबर पढ़कर महज अखबार सुनकर बता देते थे कि मौत कालरा से हुई है या गैस्ट्रोइंटाइटिस से। वास्तव में उनका जवाब ज़्यादातर एक सा होता था। इस देश में जैसे भुखमरी से किसी की मौत नहीं होती, वैसे ही छूत की बीमारी से भी कोई नहीं मरता। लोग यूँ ही मर जाते हैं और झूठ मूठ बेचारी बीमारी का नाम लगा देते हैं। उनके जवाब का कुछ ऐसा ही मतलब होता था। वेश्याओं और साधुओं की तरह नौकरी पेशा वालों की उम्र के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, पर इंस्पेक्टर साहब को खुद अपनी उम्र के बारे में कुछ कहने में कोई संकोच ना था। उनकी असली उम्र
62 साल थी, कागज़ पर 59 साल थी, देखने में लगभग 50 साल थी। मतलब उनकी अलग अलग उम्र की तरह असली 62 साल के हो गए थे, लेकिन जब कागज़ पे जो है 59 साल लिखी थी, और यदि सामने से देखो तो वो लगते 50 के साल ही के थे। अपनी उम्र के बारे में भी ऐसी बेतकल्लुफ़ी से बात करते थे जैसे वह मौसम हो। वे सीधे साधे परोपकारी किस्म के घरेलू आदमी थे, और नमस्कार के फौरन बाद बिना किसी प्रसंग के बताते हुए कि उनका भतीजा ही आज का जिला बोर्ड का चेयरमैन है। उसके बाद ही एक किस्सा शुरू हो जाता, जिसके आरंभ के बोलते, भतीजा जब बोर्ड का चेयरमैन हुआ था तो हमने कहा कि डॉट डॉट डॉट। यह किस्सा पूरे क्षेत्र में दूध मिले हुए पानी की तरह व्यापक हो चुका था। मतलब यही जहाँ बैठेंगे तो वही किस्सा जो है उन्हें बार बार जो है सुना देते। तो दूध में मिले हुए पानी की तरह एक किस्सा हो चुका था कि कहीं भी बैठो, कोई भी बात हो, ये किस्सा उनका शुरू होना ही होना है। किसी भी जगह सुना जा सकता था कि भतीजा जब बोर्ड का चेयरमैन हुआ तो हमने कहा कि बेटा, हम बहुत हुकूमत कर चुके, अब हमको रिटायर्ड हो जाने दो, अपनी मातहती ना कराओ। पर कौन सुनता है आजकल हम बुजुर्गों की। सभी मेंबर पहले ही चिल्ला पड़े कि वाह 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 वाह, यह कोई बात हुई। भतीजा बड़ा आदमी हो जाए और चाचा को इसकी सज़ा क्यों मिले, देखें आप कैसे रिटायर्ड हो जाएंगे। बस तभी से दोनों तरफ बात पर बात अड़ी है। पिछले 3 साल से हम हर साल रिटायर्ड होने की दरख्वास्तें देते हैं, और उस तरह से मेंबर लोग हर साल उसे खारिज कर देते हैं। अभी यही किस्सा चल रहा है। इस लत के साथ उन्हें एक दूसरी लत भी पड़ गई थी। उन इंस्पेक्टर साहब को इस लत के साथ दूसरी लत भी पड़ गई थी। उन्हीं दिनों वे रोज़ स्टेशन पर शहर से आने वाली गाड़ी देखने लगे थे। गाड़ी आने के पहले और बाद वे प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से टहलते, तंदुरुस्ती बनाने और अपने को दिखाने के लिए। स्टेशन मास्टर ड्यूटी करता रहता था। वे टहलते टहलते उसके पास पहुंच जाते और कुल्हड़ जैसे हैट सिर पर रखे हुए कुर्सी पर बैठ जाते। फिर पूछते, बाबूजी पैसेंजर गाड़ी कब आ रही है। स्टेशन मास्टर उन्हें बहुत दिन देख चुका था, उसे कुछ और देखना बाकी ना था। स्टेशन पर निगाह झुकाए हुए वह कहता, जी आधा घंटा लेट है। वे कुछ देर चुप रहते, फिर कहते, क्या हाल चाल है बच्चों के। वो फिर जवाब देते स्टेशन मास्टर के, जी भगवान की दया है। वे मासूमियत के साथ पूछते, आपका भतीजा भी तो रहता था आपके पास। जी हाँ, भगवान की दया है। स्टेशन मास्टर का जवाब अच्छा लग गया, टिकट कलेक्टर हो गया। वे जवाब देते थे, अपना भतीजा भी अच्छा लग गया। पहले तो जब वह वॉलंटियर था लोग हंसी उड़ाते थे, आवारा कहते थे। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर साहब हंसते, कहते, अब तो मैं उसी का मातहत हूँ, रिटायर्ड होना चाहता हूँ, पर वह होने ही नहीं देता। स्टेशन मास्टर देखता रहता। वे दोहराते, 3 साल से ऐसे ही खिंच रहा है, मैं नौकरी से अलग होना चाहता हूँ। वह कहता है कि तजुर्बेकार आदमियों की कमी है। आप क्या गजब कर रहे हैं। मतलब वही किस्सा जो गांव वालों को सुना देते, वही किस्सा जा करके और रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को सुना देते। उसको भी अभ्यास हो गया था तो दो भी हाँ 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 मैं जवाब दे दिया करता था बस। स्टेशन मास्टर कहता, बड़े बड़े नेताओं वाला हाल है, वे भी बार बार रिटायर्ड होना चाहते हैं, पर उनके साथ वाले उन्हें छोड़ते ही नहीं। वे दोबारा हंसते कहते, बिल्कुल वही हाल है, फ़र्क यही है कि मुझे रोकने वाला मुझसे बहुत ऊंचा बैठा है, उनको रोकने वाले बहुत नीचे हैं। वे जोर से हंसने लगते। स्टेशन मास्टर रजिस्टर के पन्ने पलटने लगता। कुछ दिनों बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब को अनुभव हुआ कि वे स्टेशन मास्टर अपने काम में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। वे जब आकर कुर्सी पर बैठते तो वह भौहों में बल डालकर रजिस्टर को बड़े गौर से देखता हुआ पाया जाता। कभी कभी वह पेंसिल से कागज़ पर जोड़बाकी सी लगाता। रजिस्टर तो पहले भी पढ़ता था, पर भौहों के बीच सिकन और पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नई चीज़ें थी, जिससे प्रकट होता था कि स्टेशन मास्टर अपने काम में बुरी तरह फंस गया है। उन दिनों सवाल जवाब कुछ इस तरह चलता, आजकल शायद आपके पास बहुत काम है। इंस्पेक्टर साहब ने पूछा स्टेशन मास्टर से। उसने कहा, हूँ, और क्या हाल है। इंस्पेक्टर साहब ने पूछा। स्टेशन मास्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी कब आ रही है। स्टेशन मास्टर, राइट टाइम। इंस्पेक्टर साहब फिर पूछे, आपका भतीजा तो लखनऊ में ही है ना। वे कहते हैं कि जी हाँ। उन्होंने फिर पूछा, आपका भतीजा तो आजकल डॉट डॉट डॉट। वो कहते हैं, हूँ, रिटायर्ड ही नहीं होने देता, हूँ, चेयरमैन है, हूँ। मतलब हर सवाल का जवाब हूँ हाँ में देते, क्योंकि वो इनसे परेशान हो गए थे इंस्पेक्टर साहब से। डेली उनका वही किस्सा रहता था और वही सवाल। इंस्पेक्टर साहब स्टेशन मास्टर के आचरण का अधः पतन बड़े गौर से देख रहे थे। हालात दिन पर दिन गिर रही थी। जैसे ही वे सिर पर कुल्हड़ जैसी हैट लगाए हुए उसके सामने आकर कुर्सी पर बैठ जाते, वे देखती कि रजिस्टर पर उसकी आंखें टपक कर गिरने वाली हैं।
कभी कभी वह उनके सवाल अनसुने कर जाता। इंस्पेक्टर साहब सोचते कि सरकारी नौकरी करके भी अगर काम करना पड़ा तो ऐसी ज़िंदगी पर लानत है। इंस्पेक्टर साहब की सोच है महत्वपूर्ण कथन है, जो कि गलत बात है। उनका मानना था कि सरकारी नौकरी करके भी अगर काम करना पड़ा तो ऐसी ज़िंदगी पर लानत है। अचानक एक दिन उनकी गाड़ी देखने की लत ख़त्म हो गई। वे उस दिन रोज़ की तरह स्टेशन पर आए और स्टेशन मास्टर के पास आकर बैठ गए। आज वह रजिस्टर पर पेंसिल से नहीं बल्कि कलम से कुछ लिख रहा था। उसकी भौं से लगता था कि काम के साथ ही वह खुद से ख़त्म होने वाला है। स्टेशन इंस्पेक्टर साहब ने शुरू किया, आजकल आपके पास बहुत काम है। उसने कहा, जी हाँ, अचानक जोर से कहा। वे कुछ झिझक से गए, फिर धीरे से बोले, पैसेंजर गाड़ी। इस बार स्टेशन मास्टर ने कलम रोक दी। उनकी ओर से सीधे देखते हुए उसने सधी आवाज़ में कहा, पैसेंजर गाड़ी पौने घंटा लेट है और आपका भतीजा बोर्ड का चेयरमैन है। अब बताइए इसके बाद आपको क्या कहना है। इंस्पेक्टर साहब कुछ देर मेज की ओर देखते रहे, फिर उठकर धीरे से चल दिए। एक पॉइंट्समैन बोला, क्या हुआ साहब। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, कुछ नहीं। वे बोले, साहब के पास बहुत काम है। हमारा भतीजा भी आजकल इसी तरह झुंझलाया करता है, बड़ा काम है। आज जोगनाथ मेले में रुपन बाबू के साथ एक वजह से आया। उसे डर था कि अकेले रहने से पुलिस उसे छेड़ने लगेगी और कहीं ऐसा ना हो कि उसे अपनी मोहब्बत में एकदम जकड़ ली। वे लोग मेले की धज में निकले हुए थे। रुपन बाबू ने कमीज के कॉलर के नीचे एकदम नया रेशमी रूमाल बांध लिया था और केवल सौंदर्य बढ़ाने के उद्देश्य से आंख पर काला चश्मा लगा लिया था। सनीचर ने अंडरवियर के ऊपर घर की बनी जालीदार सूती बनियान पहन ली थी, जो अंडरवियर तक के 1.5 इंच पहले ही ख़त्म हो गई थी। छोटे पहलवान ने लंगोट की पट्टी को आज हाथी की सूंड की तरह नीचे नहीं लटकने दिया, बल्कि उसे अपनी इतनी मजबूती से पीछे जाकर बांधा था कि पट्टी का वह दूसरा सिरा लंगोट के तार तार हो जाने पर भी उनके पीछे दुम की तरह चिपका रही। यही नहीं, उन्होंने आज बिना बनियान का एक पारदर्शी कुर्ता और एक पारदर्शी मार्किन का अंगोछा लुंगी के रूप में पहन लिया था। जोगनाथ रुपन बाबू से सटकर चल रहा था। वह एक दुबला पतला नौजवान था। उसे देखते ही शिवपालगंज के पुराने आदमी आहसी भरकर कहते थे, जो जोगनथवा को देखकर अयोध्या महाराज की याद आती है। अयोध्या महाराज अपने ज़माने के सबसे बड़े ठग थे। दूर दूर से लोग उनके पास चालाकी सीखने के लिए आते थे। जोगनाथ से लोगों की आशा थी कि कुछ दिनों में उसके सहारे इतिहास अपने आप को दोहराएगा। जिस दिन गांव में चोर आए थे, उस दिन से जोगनाथ कुछ दूसरे ढंग से देखने लगे थे। जोगनाथ को लोग कुछ दूसरे ढंग से देखने लगे थे। गया दिन के यहाँ चोरी हो जाने के बाद जोगनाथ को कुछ ऐसा जान पड़ने लगा था कि उसे पहले से ज़्यादा इज्जत मिल रही है। आम के बागों में जहाँ चरवाहे कौड़ियों से जुआ खेल रहे होते, जोगनाथ के पहुँचते ही लोग निगाह बचाकर अपने पैसे अपने टेंट पर रख लेते और तब उसे बैठने को कहते। बाबू रामादीन के दरवाजे पर भंग पार्टी के बीच जोगनाथ की पीठ पर ना जाने कितने स्नेह भरे हाथ फिरने लगे थे। फिलस का खेल शिवपालगंज में जोगनाथ के मुकाबले कोई भी नहीं खेल पाता था। एक बार सिर्फ प्यार के ऊपर उससे खन्ना मास्टर की ट्रेल फेंकवा दी थी। उस दिन से जोगनाथ की धाक कुछ ऐसी जमी कि उसके हाथ से 3 पत्ते आते ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी अपने ताश देखना भूलकर उसके मुंह देखने लगते। जैसे ही वह पहला दाव लगाता, आधे से ज़्यादा खिलाड़ी घबराकर पत्ते फेंक देते। सुना है राणा प्रताप का घोड़ा चेतक मुगल सेना के जिस हिस्से में पहुंच जाता, वहां चारों ओर भीड़ फटकर उसके लिए जगह निकाल देती। मुगलों के सिपाही सिर पर पैर रखकर असंभव चाल से भागने लगते। वही हालत जोगनाथ के दाव की थी। मतलब जिस प्रकार से जो राणा प्रताप जी का घोड़ा था चेतक, जब वो सेना के जिस हिस्से में पहुंचता था युद्ध में, तो वहाँ पर अपने आप जो है रास्ता उसको मिल जाता था। उसी प्रकार से जो कुछ जोगनाथ थे, एक बार इन्हें दाव चल दिया होगा तो चल गया, उसके बाद उनकी ऐसी धाक बन गई तो जैसे ही वो खेल में बैठते तो आधे लोग तो पहले ही पत्ता फेंक देते। जैसे ही जोगनाथ का दाव मैदान में पड़ता, भगदड़ मच पड़ जाती। पर गयादीन के यहाँ चोरी हो जाने के बाद कुछ ऐसा हो गया था कि लोग जोगनाथ को देखकर फिलस के दुर्गुणों के बारे में बात करने लगते। बेजुआरी जो पहले उसे देखकर एक हीरे का स्वागत देते थे, एक हीरो का स्वागत देते थे, अब खाना पीना भूलकर उसके साथ खेलते रहते।
अब अचानक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बाजार जाने की, घास काटने की या भैंस धोने की याद करने लगते। यह जोगनाथ के लिए परेशानी की बात थी। उधर अभी कुछ दिन हुए दरोगा जी ने उसे थाने पर बुलाया था। वह साथ में रुप्पन बाबू को भी लेकर गया था। दरोगा जी ने कहा, रुप्पन बाबू, जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने गंभीरता से समझाया था, गयादीन के घर की चोरी के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे कुछ भी पता लगाना मुश्किल है। रुप्पन बाबू ने कहा, हमारा पूरा सहयोग है। यकीन ना हो तो कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को गिरफ्तार करके देख लें। दरोगा जी कुछ देर यूं ही टहलते रहे, फिर बोले, विलायत का तरीका इस मामले में सबसे अच्छा है। 80% अपराधी तो खुद ही अपराध स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो कहकर भी रुक गए, पूरी निगाह से जोगनाथ की ओर देखने लगे। फिलस के खेल में ब्लफ लगाने वाली सधी निगाह से जोगनाथ ने भी दरोगा जी की ओर देखा। जवाब दिया रुप्पन बाबू ने कहा, विलायत वाली यहाँ न चलाइए। 80% लोग अगर अपने जुर्म का इकबाल करने लगें तो कल आपके थाने में 10 सिपाहियों में से ड्यूटी देने के लिए सिर्फ 2 ही बचेंगे, बाकी हवालात में होंगे। हुआ यही था कि बात हंसी मजाक में टल गई। जोगनाथ को दरोगा जी ने क्यों बुलाया यह साफ नहीं हो पाया था। उसी का हवाला देते हुए रुप्पन बाबू आज बड़प्पन के साथ बोले, ए जोगनाथ, यों मरे चमगादड़ जैसा मुंह लटका कर चलने से क्या होगा? मौज करो, दरोगा कोई लगड़ा बग्गा तो है नहीं, तुम्हें खा थोड़ी ही जाएगा। तो यह कथन किसका है? रुप्पन बाबू का है कि दरोगा कोई लकड़ा बग्गा तो है नहीं जो तुम्हें खा थोड़ी ही जाएगा वो। क्योंकि जोगनाथ जी हैं जो दरोगा से डर रहे थे, क्योंकि एक बार उसने थाने बुला लिया था। पर छोटे पहलवान खींच के साथ बोले, हमारा तो एक ही डंप लाठी हिसाब है कि इधर से खाओगे तो उधर से इधर से आग खाओगे तो उधर से अंगार निकालोगे। जोगनाथ कोई वैद्य जी से सलाह करके तो गयादीन के घर कूदे नहीं थे, फिर अब उसके सहारे पर क्यों झूल रहे हैं? जोगनाथ ने विरोध में कोई बात कही, पर तभी उसके पीछे से एक बैलगाड़ी घरघराती हुई निकल गई। रंगनाथ चेहरे की धूल पहुंचने लगा। छोटे पहलवान ने आंख का कोना तक नहीं दबाया। गीता सुनकर जिस भाव से अर्जुन 18 दिन कुरुक्षेत्र की धूल फाँकते रहे, उसी तरह छोटे पहलवान गाड़ी की उड़ाई हुई धूल फाँक गए। फिर बेरुखी से बोले, सच्ची बात और गधे की लात को झेलने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो छोटे पहलवान का कथन है कि सच्ची बात और गधे की लात को झेलने वाले बहुत कम मिलते हैं। जोगनाथ के लिए लोग तो जो बात गांव भर फुसफुसा रहे हैं वही हमने भड़बड़ा कर कह दी। इस पर कहा सुनी किस बात की? शनिचर ने शांति स्थापित करना चाहिए। प्रधान हो जाने की आशा में वह अभी से वैद्य जी की शाश्वत सत्य कहने वाली शैली का अभ्यास करने लगा था। बोला, आपस में कुकरहाव करना ठीक नहीं। सारी दुनिया जोगनाथ को चाहे कुछ जो कुछ कहे, हमने उसे एक बार भला कह दिया तो कह दिया। मर्द की जबान एक कि दो। छोटे पहलवान घृणापूर्वक बोले, तो तुम मर्द हो? शनिचर से छोटे पहलवान ने कहा कि तुम मर्द हो। रास्ते में उन्हें लंगड़ दिखाई पड़ा। रंगनाथ ने कहा, यह यहाँ भी आ पहुँचा? लंगड़ एक मकोई की झाड़ी के नीचे अंगूछा बिछाकर बैठा हुआ सुस्ता रहा था और होंठों होंठों में बुदबुदा रहा था। शनिचर बोला, लंगड़ का क्या, जहाँ चाहा लंगर डाल दिया, मौजी आदमी है। छोटे पहलवान अपनी प्रसिद्ध अखबारी पोज को पर उतर आए। यानी उनका फोटो अगर अखबार में लगता तो उसके सहारे वे अपने सबसे सच्चे रूप में पाठकों तक पहुंचते। असीम सुख की उपलब्धि में नीचे का होंठ फैलाकर दांत पीसते हुए आंखें सिकोड़े वे अपनी जांघ के मूल भाग को बड़े उद्रेक से खुजला रहे थे। शायद इस उपलब्धि में लंगड़ के कारण कोई बाधा पड़ गई थी। झल्लाकर बोले, मौजी आदमी, साला सूली पर चढ़ा बैठा है, परसों तहसीलदार से तू तड़क कर आया है, मौज कहाँ से करेगा? वे लोग नज़दीक से निकले। रुप्पन ने ललकार कर कहा, कहो लंगड़ मास्टर, क्या रंग है? नकल मिली कि नहीं मिली? लंगड़ ने बुदबुदाना बंद कर दिया। आँख पर हथेली का छज्जा बनाकर उसने धूप में रुप्पन बाबू को पहचाना। कहा, कहाँ मिली बापू? इधर इस रास्ते नकल की दरखास्त सदर के दफ्तर भेजी गई, उधर उस रास्ते से मिसल वहाँ से लौट आई। अब फिर मामला 15 दिन को। शनिचर ने कहा, सुना तहसीलदार से तू तड़ाक वाली बात हो गई है? कैसी बात बापू? लंगड़ के होंठ फिर कुछ बुदबुदाने की तैयारी में कांपे। जहाँ कानून की बात है वहाँ तू तड़ाक से क्या होता है? यह लंगड़ का महत्वपूर्ण कथन है कि जहाँ कानून की बात है वहाँ तू तड़ाक से क्या होता है। छोटे पहलवान ने घृणा से उसकी ओर देखा।
फिर झाड़ियों और दरख्तों के सुनाने के लिए कहा, बात के बतासे फोड़ने से क्या होगा? साला जाकर नकल बीज को 5 रुपये टका क्यों नहीं देता? तुम नहीं समझोगे छोटे पहलवान, यह सिद्धांत की बात है, रंगनाथ ने उसे समझाया। छोटे पहलवान ने अपने मजबूत कंधों पर अनावश्यक निगाह डालकर कहा, वह बात है तो खाते ही रहें चकर किन्नी। छोटे पहलवान ने कहा अपने मजबूत कंधों पर एक अनावश्यक निगाह डालकर, वह बात है तो खाते रहो चकर गिन्नी। कहकर सैकड़ों यात्रियों की तरह बेबी झाड़ी के पास पानी गिराने की नियत से गए और वहाँ एक आदमी को खुले में कुछ चीज़ गिराते हुए देख उसे गाली देते हुए दूसरी ओर मुड़ गए। यहाँ पर अध्याय 14 समाप्त हो गया।